हाय मेरे चेगेटी एंड वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। फिर देखो हम इनकम डिटर्मिनेशन चैप्टर कर रहे थे। लास्ट वीक एक ही क्लास हो पाई इसकी सम अनअवॉइडेबल रीजंस, ठीक है। और इस वीक में मैं कोशिश करूंगा इस चैप्टर को पूरा खत्म कर दूं, ठीक है। चलो, तो हमने क्या क्या कर लिया था इस क्लास में। हमने कर लिया था एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स रिलेटेड कंपोनेंट्स। हमने कर लिया था एग्रीगेट सप्लाई एंड इट रिलेटेड कंपोनेंट। जब हम एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं, दोनों के हमने कंपोनेंट्स देख लिए हैं, तो फाइनली हम अपने इस चैप्टर पे या इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आ सकते हैं विच इज नोन एज इक्विलिब्रियम। क्योंकि अल्टीमेटली इस चैप्टर का जो मोटिव है, इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हमें जो है हमारा इनकम इक्विलिब्रियम या फिर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम निकालना है, ठीक है। चलो, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा इनकम इक्विलिब्रियम या फिर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम या फिर आउटपुट इक्विलिब्रियम, किसी भी नाम से आप इसको बोल सकते हैं। और मैक्रो के लेवल पे अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर इनकम इक्विलिब्रियम मिल जाता है, आउटपुट इक्विलिब्रियम मिल जाता है या फिर हमें एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मिल जाता है, दैट मीन्स इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में हो जाती है। तो एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब कहलाती है? व्हेन एग्रीगेट डिमांड। अब क्लास 11th में भी अगर आपको याद होगा तो वहां पर जब आप मार्केट इक्विलिब्रियम एक चैप्टर पढ़ के आए थे, इफ यू रिमेंबर, आपका ये डिमांड कब होता था, ये सप्लाई कब होता था, और मार्केट इक्विलिब्रियम दैट मींस इक्विलिब्रियम आउटपुट इक्विलिब्रियम प्राइस वहीं पर होता था जहां पर आपकी डिमांड और सप्लाई जो है वो आपस में इक्वल हो जाते थे। सेम इज द कंसेप्ट हेयर कि हमारी जो इकोनॉमी वो इक्विलिब्रियम में तभी होगी जहां पर एग्रीगेट डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। एक फ्लो कंसेप्ट होता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई ये कौन सा है ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमने पढ़ा है दो होते हैं, एक होता है प्लान्ड और एक होता है एक्चुअल, एक्स एंटे एक्स पोस्ट। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं हमारे प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड एंड प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई। दैट मीन्स the amount, the total value of goods and services which the suppliers are planning to supply. I am focusing on this word, I am laying emphasis is on this word planning, which the suppliers are planning to bring in the market is equal to the value of goods and services which the consumers are planning to buy. Consumers and different sectors of economy, ठीक है। तो एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब कहलाती है? जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में इक्वल होते हैं, एंड दैट टू प्लान्ड, एक्चुअल नहीं प्लान, ठीक है। लेकिन हमारे इक्विलिब्रियम पे आने से पहले हमें हमारी कुछ एजम्पशन सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो बिफोर स्टडिंग इनकम डिटर्मिनेशन लेट्स हैव अ लुक एट द एजम्पशंस, और टोटल 5 है। कहीं आपको 3 दिख जाती है, कहीं आपको 4 दिख जाती है, बट ओवरऑल 5 होती हैं। अब वो क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट होती है इट इज अ शॉर्ट रन एनालिसिस। कैसा एनालिसिस है ये? शॉर्ट रन एनालिसिस है। व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट रन एनालिसिस? शॉर्ट रन एनालिसिस का मतलब मेरी जान ये होता है, अब मैं आपको अगेन 11th में लेकर चलूंगा। देखो, हम माइक्रो का बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है मैक्रो में। तो शॉर्ट रन लॉन्ग रन आपने पढ़ा होगा, आपने एक चैप्टर पढ़ा था क्लास 11th में, प्रोडक्शन फंक्शन, उसमें आपने पढ़ा होगा शॉर्ट रन लॉन्ग रन। तो शॉर्ट रन वो होता है जिसमें आपके कुछ जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कुछ फिक्स्ड होते हैं और कुछ जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। और फिक्स्ड में हम नॉर्मली हमारी टेक्नोलॉजी को फिक्स रखते थे। तो यहां पर भी वही वाली एजम्पशन जो है कंटिन्यू हो रही है कि हम शॉर्ट रन एनालिसिस में इनकम डिटर्मिनेशन जो है वो एस्टेब्लिश कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी सेम रहेगा, विच मीन्स द आउटपुट कैन ओनली बी इंक्रीज बाय द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब आउटपुट जो है वो डायरेक्टली रिलेट करेगा आपके लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट से। जैसा आपका लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा वैसा आपका लेवल ऑफ आउटपुट होगा। अगर एम्प्लॉयमेंट डबल कर दोगे आउटपुट डबल हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि प्रोडक्टिविटी सेम ही रहेगी हर लेबर की, टेक्नोलॉजी इंप्रूव नहीं हो रही है, टेक्नोलॉजी को सेम रख रहे हैं। तो शॉर्ट रन एनालिसिस का ये एजम्पशन जो है ये हम यूज करेंगे इसमें। उसके बाद ओवरऑल प्राइस लेवल इज फिक्स्ड, ठीक है। तो हम प्राइस लेवल को फिक्स रख रहे हैं। इसका लॉजिक क्या है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसका सिंपल सा लॉजिक है कि भैया जब हम ऐसा करते हैं तो एडी जो है, एडी के चेंज होने से एग्रीगेट सप्लाई जो है इफेक्टिवली चेंज हो जाएगा।
ठीक है, और चेंज इन प्राइस का इफेक्ट हमें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हम इनकम डिटर्मिनेशन रख रहे हैं तो हमें बाकी फैक्टर्स को सेम रखना पड़ेगा और सिर्फ इनकम से एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को चेंज करेंगे। तो यस, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर। आपको याद होगा क्लास 11th में लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई जब आप पढ़ते थे तो अदर फैक्टर्स को सेम रखते थे। तो प्राइस इज लाइक अ अदर फैक्टर फॉर अस। तो प्राइस को हम फिक्स रख रहे हैं, विच मीन्स अगर जब भी एडी में एग्रीगेट डिमांड में चेंज आएगा तो प्राइस चेंज नहीं होगा, एग्रीगेट सप्लाई को ही चेंज होना पड़ेगा। अगर प्राइस चेंज हो जाएगा तो एग्रीगेट सप्लाई फिर चेंज नहीं होगी। तो एग्रीगेट डिमांड के चेंज आने पे डायरेक्टली एग्रीगेट सप्लाई पे अफेक्ट पड़ेगा। तीसरा, देयर इज नो गवर्नमेंट, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल है। चौथा हो गया द इकोनॉमी इज क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है, तो गवर्नमेंट नहीं है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेस कुछ भी नहीं है, ठीक है, और इकोनॉमी क्लोज्ड है तो नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब है जो हमारा एडी है वो सिर्फ दो कंपोनेंट से मिलकर बनेगा, एक है सी, दूसरा है आई। सी कंजम्पशन, आई इन्वेस्टमेंट, जो हम तसल्ली से पहले लेक्चर के, इस चैप्टर के पहले लेक्चर में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट वाला जो कई बच्चों को प्रॉब्लमेटिक लगता है, कई बच्चों को इसको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, दैट एएस इज परफेक्टली इलास्टिक। व्हाट डू यू मीन बाय एएस इज परफेक्टली इलास्टिक? एएस इज परफेक्टली इलास्टिक नॉट टू द प्राइस, क्योंकि प्राइस तो सेम ही है, इट इज इलास्टिक टू द डिमांड, ठीक है। एज सुन एज द डिमांड चेंजेस, एग्रीगेट डिमांड चेंजेस, द सप्लायर विल टेंड टू चेंज द सप्लाई। तो इट मीन्स एग्रीगेट सप्लाई रिएक्ट्स टू एग्रीगेट डिमांड एंड देयर इज ऑलवेज अ स्कोप टू इंक्रीज डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई जो है वो हमेशा हमारी, ठीक है जी, सॉरी, यहाँ पर स्कोप टू इंक्रीज सप्लाई होना चाहिए, यहाँ पर आपका स्कोप टू इंक्रीज सप्लाई होना चाहिए, ठीक है। तो हमारी जो दो कंडीशंस होती हैं वो होती हैं एडीएएस एंड सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। और ये चीज मैं आपको बता दूं, ये एडीएएस जो है वो प्लान्ड या फिर एक्स एंटे जिसे हम बोलते हैं वो है। सिमिलरली जो आपका आई एंड एस है वो प्लान्ड है, एक्चुअल की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये बात याद रखिएगा, हम यहाँ पर प्लान्ड की बात कर रहे हैं। इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तभी आती है जब प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होता है, या फिर प्लान्ड इन्वेस्टमेंट प्लान्ड सेविंग के इक्वल होता है, ठीक है। अगर इसी को हम हमारे न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन से देखें ध्यान से, तो एक ही इनकम लेवल ऐसा होता है जिसपे एडीएएस या फिर एस और आई आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, शुरू में हमेशा जो है वो एडी ज्यादा होता है एएस से, एंड बाद में आपका एडी लेस होता है एएस से। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपने क्लास 11th में भी देखा होगा, जो आप मार्केट डिटर्मिनेशन चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसमें सेल्फ एक्वायरिंग था इक्विलिब्रियम, ये कंडीशन किसी ने बनाई नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये अपने आप होती है। और ये कैसे होती है आओ डिटेल में इसको हम देखते हैं। तो अगर हम एडीएएस अप्रोच देखें तो एडी में हमारे जो होते हैं दो कंपोनेंट्स जो है अभी हम लेकर चल रहे हैं, एक हो गया हमारा कंजम्पशन, दूसरा हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट, हो गया हमारा कंजम्पशन, दूसरा हो गया इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और हमें अच्छे से पता है कंजम्पशन जो है विद इनकम बढ़ता है, ठीक है, ये हमें अच्छे से पता है। जब आपकी इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन हमेशा बढ़ता है, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करते हो अपनी कंजम्पशन पे, सो दैट आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सको। लेकिन जब आपका एक क्वालिटी ऑफ लाइफ अटेन हो जाता है, उसके बाद सेविंग्स ज़्यादा हो जाती है और कंजम्पशन पे पैसा कम हो जाता है, ठीक है। और दूसरा इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट भी दो होती है, एक ऑटोनॉमस दूसरा इंड्यूस। तो हमारा जो एजम्पशन है, हमारे जो सिलेबस में है, वो सिर्फ ऑटोनॉमस वाली है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ इनकम, मतलब वो फिक्स ही रहेगी। इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी फिक्स ही रहेगी। और एग्रीगेट सप्लाई जो है आपका टोटल आउटपुट होता है, विच इज ऑलवेज इक्वल टू नेशनल इनकम, ठीक है, क्योंकि ये हमने पढ़ा हुआ है, इसके क्वेश्चन आया था कई बार पेपर में, ठीक है। तो हमें अच्छे से पता है ये चीज, यार एग्रीगेट सप्लाई इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज that the suppliers are planning to supply in the market, and the total value of goods and services is equals to national income, because there is no government, so there is no taxes or subsidy on the goods and services, so it is totally inclusive, या it is totally formed of the factor incomes, हमने नेशनल इनकम में पढ़ा। सिमिलरली कोई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी नहीं है, ठीक है, क्लोज्ड इकोनॉमी है। और क्लोज्ड इकोनॉमी में आपको पता है क्या होता है, क्लोज्ड इकोनॉमी में कोई फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड नहीं होती, कोई फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड नहीं होती, तो एनएफआईए भी नहीं है, तो इसलिए जितना आउटपुट बन रहा है वो नेशनल इनकम के इक्वल है, ठीक है। अब हम वो कंडीशन देखते हैं जहां पर एडी और एएस इक्वल नहीं होते हैं आपस में, और आप खुद देखोगे मैं इसको क्यों सेल्फ एक्वायरिंग इक्विलिब्रियम बोलता हूं, ठीक है, क्योंकि जब भी आप ये वाले केसेस देखोगे,
इसमें ये इक्वल नहीं होते हैं तो आप देखोगे यार अपने आप इक्वल बनते हैं। जैसे अगर मैं पहला वाला केस ले लूं, हमारा एडी जो है वो ग्रेटर देन एएस है, हमारा जो एडी है वो ग्रेटर देन एएस है। अब ऐसे में क्या होता है जब एडी ग्रेटर देन एएस होता है, वेन एवर एडी इज मोर देन एएस दैट मीन्स द बायर्स आर प्लानिंग टू बाय मोर इन द मार्केट देन इंस्टेड देन द सप्लायर्स आर प्लानिंग टू ब्रिंग इन दी मार्केट। ठीक है, तो अगर बायर्स प्लान कर रहे हैं हम 120 करोड़ के गुड्स खरीदेंगे मार्केट में इस साल, और जो सप्लायर्स हैं वो सिर्फ 100 करोड़ के लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लियरली एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है। सिंपल सी बात है। तो इन दिस सिचुएशन द प्रोड्यूसर विल इंक्रीज द इन्वेंट्री। अब उसका लॉस हो रहा है ना यहाँ पर, क्योंकि उसे दिख रहा है कि यार मार्केट में डिमांड ज़्यादा की है और मैं कम बना रहा हूँ, तो वो जितना पोर्शन में उनकी डिमांड पूरा नहीं कर पा रहा हूँ वो तो मेरा लॉस हो गया। और हमने पढ़ा परफेक्टली इलास्टिक है, तो एग्रीगेट सप्लाई रिस्पॉन्ड करेगा एग्रीगेट डिमांड से, तो द प्रोड्यूसर्स विल इंक्रीज द इन्वेंट्रीज, देयर इज ऑलवेज स्कोप टू इंक्रीज द इन्वेंट्री। ठीक है, तो वो और प्रोडक्शन करेंगे, और प्रोडक्शन से क्या होगा, इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा, अल्टीमेटली क्या होगा उससे इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ना एएस बढ़ना, तो अल्टीमेटली वो तब तक बढ़ेगा जब तक एडी इक्वल्स टू एएस इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते। ठीक है, तो आपने देखा जब एडी ग्रेटर देन एएस होता है तो सप्लायर को लगता है यार मैं क्यों वो छोड़ दूं जो मैं अगर 10 कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई कर सकता हूं और डिमांड 12 की आ रही है, तो मैं एक्स्ट्रा 2 का प्रॉफिट क्यों छोड़ दूं। तो वो और प्रोडक्शन बढ़ाता है, प्रोडक्शन बढ़ाएगा, एम्प्लॉयमेंट इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ गई, एग्रीगेट डिमांड के इक्वल हो गई। सिंपल सी बात है। और सिमिलरली जब एग्रीगेट डिमांड लेस देन एग्रीगेट सप्लाई होती है, ठीक है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होता है, अब आप खुद देखिए, बायर्स आर प्लानिंग टू बाय लेस बट सेलर्स आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस मोर। अब ऐसे में क्या होगा, एक अनवांटेड इन्वेंट्रीज जो है वो इकट्ठा हो जाएगी उनके पास। अब वो इन्वेंट्रीज को निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रोडक्शन कट ऑफ करेंगे सब्सीक्वेंट ईयर्स में। सब्सीक्वेंट ईयर्स में जब प्रोडक्शन को कट ऑफ करेंगे तो उन्हें अपने वर्कर्स को ले ऑफ करना पड़ेगा। जब उतना प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे तो वर्कर्स की वेजेस क्यों देंगे बेफालतू की, भाई वो क्यों देंगे, आप खुद बताइए ना। तो वो वर्कर्स को ले ऑफ करेंगे, उससे अल्टीमेटली क्या होगा, इनकम लेवल कम होगा। अच्छा, इनकम लेवल कम होगा तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट गिरी है तो इनकम लेवल कम होगा, और तब तक कम होगा जब एडी इक्वल्स टू एएस नहीं आ जाता, तो इनकम विल कंटिन्यू टू फॉल अंटिल एडी बिकम्स इक्वल टू एएस एंड इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश। तो अपने आप होगा, ये इकोनॉमी अपने आप वर्क करती है सो दैट एडी एएस जो है आपस में इक्वल आ जाए। यहाँ पर किसी का कोई रोल नहीं होता इस चीज। ठीक है, तो इनविजिबल हैंड बोला जाता है। एक इनविजिबल हैंड करके एक आगे जाकर आप एक चीज पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम अपने आप अटेन होता है। ठीक है, हैंड ऑफ गॉड, इनविजिबल हैंड, फुटबॉल में बड़ा फेमस है ये हैंड ऑफ गॉड। अगर आपको पता हो, जितने हमारे यहाँ पर फुटबॉल लवर्स हैं हो सकता है उन्हें पता हो। ठीक है, एक बारी शायद इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना मैच हो रहा था, ठीक है, और उस वक्त शायद वॉर का भी टाइम चल रहा था उनका, तो वो बहुत जैसे इंडिया पाकिस्तान होता ना, तो वैसा था उस टाइम पे वो। तो ऐसे में वर्ल्ड कप का टाइम था, तो एक गोल हुआ था जो मेसी का हाथ लग गया था, बट इट वाज एन ओवरसाइड फ्रॉम दी रेफरी ने देखा नहीं। ठीक है, तो फिर वो गोल दे दिया गया था। ठीक है, तो वो बोलते हैं हैंड ऑफ गॉड है। ऐसा एक और बार हुआ था बट आई डोंट रिमेंबर, 2 बार मैंने पढ़ा था, 2 बार ऐसा हुआ। तो आई एम नॉट दैट फुटबॉल लवर, बट हाँ थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है। चलो आ जाओ बैक टू दी कंसेप्ट। अब ऐसे में क्या होता है, देखो एडी ग्रेटर देन एएस था तब भी इक्विलिब्रियम अपने आप मिला, एडी लेस देन एएस है तब भी इक्विलिब्रियम अपने आप ही मिल गया। ठीक है, तो यही अगर हम इक्विलिब्रियम का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखें तो हम देख सकते हैं जो एएस होता है वो हमेशा 45 डिग्री लाइन होती है। क्या होती है, वो हमेशा 45 डिग्री लाइन होती है, बिकॉज एएस इज ऑलवेज इक्वल्स टू वाई, और एडी जो होता है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है जो सी प्लस आई से बनता है। और एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पर ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, इस पॉइंट को यहां पर ई मेंशन किया गया, तो ई इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, और ये कर्व्स हमने अच्छे से पढ़े ही हैं, तसल्ली से पढ़े ही हैं, रिस्पेक्टिव लेक्चर्स में आप जाकर देख सकते हैं। अगर हम चले हमारे सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच में, तो इस अप्रोच में भी वही चीज़ है जो हमने पहले एडीएएस में पढ़ी है कि भैया जो प्लान्ड सेविंग्स है दैट इक्वल्स टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। मतलब जितने हमारे हाउस होल्ड यहाँ पर इनकम सेव करने का सोच रहे हैं, वो इनकम सेव करके किसको देते हैं, प्रोडक्शन यूनिट, उतनी ही वो इन्वेस्टमेंट करने का सोच रही है दैट वो सेव्ड पैसा प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लग सके। दिस कैरीज द सेम एक्सप्लेनेशन। अच्छा, ये भी अब है तो एक ही चीज है यार, इक्विलिब्रियम। तो अगर S इज लेस देन आई होता है, अगर S इज लेस देन आई होता है दैट इज सेविंग्स इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, तो उस पर्टिकुलर केस में आपने सेम एक्सप्लेनेशन लिखनी है जो आपने AD ग्रेटर देन AS में लिखी है।
AD ग्रेटर देन AS में लिखिए, सिंपल सी बात है। सिमिलरली जो आपका I इज लेस देन S होता है तो उसमें भी सेम लिखना है जब आप AD लेस देन AS पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उसमें कुछ अलग नहीं लिखना। देखो जब सेविंग आपकी कम है इन्वेस्टमेंट से, दैट मीन हाउस होल्ड्स आर प्लानिंग टू सेव लेस, एंड जो हमारा वो होता है प्रोडक्शन यूनिट्स, दे आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट मोर। अच्छा, अब दे आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट मोर, उससे अल्टीमेटली होगा क्या? अल्टीमेटली होगा क्या? उनके पास पैसा तो है नहीं ना, तो प्लान नहीं कर पाएंगे, तो उनका प्रोडक्शन उतने लेवल पे नहीं हो पाएगा। प्रोडक्शन उतने लेवल पे नहीं होगा तो दे विल ट्राई टू इंक्रीज प्रोडक्शन। अब दे विल ट्राई टू इंक्रीज प्रोडक्शन से क्या होगा? दे विल ट्राई टू इंक्रीज प्रोडक्शन, उनके लिए उनको और बंदे रखने पड़ेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो सेम है, तो प्रोडक्शन तो बंदे रखने से ही बढ़ा सकते हैं, हमने पढ़ा एजम्पशन में, ठीक है, शॉर्ट रन एनालिसिस में। तो अब जब बंदे और रखेंगे तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली AD इक्वल्स टू AS हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। देन S इज ग्रेटर देन I, तो उसमें वही वाला सीन हो जाएगा। तो हमारे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है जो हमारे प्रोडक्शन यूज करने का सोच रहे हैं वो ज़्यादा है, और सेविंग्स हाउस होल्ड्स कम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा? उनके पास अगर वो एक्सपेंडिचर ज़्यादा तो प्रोडक्शन ज़्यादा, लेकिन इतनी डिमांड नहीं है, क्योंकि जो हमारे हाउस होल्ड्स हैं वो पैसा सेव करने का ज़्यादा सोच रहे हैं और खर्च करने का कम। ऑटोमेटिकली अनप्लैंड इन्वेंट्रीज पैदा हो जाएंगी, और उससे क्या होगा? वो कट ऑफ करेंगे अपने प्रोडक्शन को, ले ऑफ करेंगे एम्प्लॉयज़ को, एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगा, तो AD के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यही पूरा सीक्वेंस इसमें होता है। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आपको सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच निकालनी है फ्रॉम AD AS अप्रोच, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं? देखो सबसे पहले तो आप AD AS अप्रोच अपनी एक प्लेन पे डाल दोगे। प्लेन का मतलब हो गया यहाँ पर एक ग्राफ पे डाल दोगे, उसके कर्व्स बना दोगे और उसमें प्रॉपर दिखा दोगे m is at point E where AD is equals to AS, where AD is equals to AS। ये जो अभी हमने पीछे कर्व करा। अब इसी से अगर हमें इन्वेस्टमेंट और सेविंग अप्रोच का इक्विलिब्रियम निकालना है तो कैसे होगा? सबसे पहले तो आप इन्वेस्टमेंट निकाल लीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड है तो हमें अच्छे से पता है कि जब इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड होती है तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पैरेलल टू एक्स एक्सिस चलती है। तो मेक द इन्वेस्टमेंट कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फिर आपने AD कैसे बनाया होगा? कंजम्पशन कर्व से ही बनाया होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये आपका C बार होगा, तो उतना ही माइनस C बार लेकर चलिए, उतना ही आप यहाँ पर माइनस C बार लेकर चलिए। अब माइनस C बार लेकर आप चल रहे हैं तो आपको सेविंग का एक पॉइंट मिल गया। अब आपको अच्छे से पता है जिस पॉइंट पे AD AS के इक्वल होता है, जिस इनकम लेवल पे, उसी इनकम लेवल पे S इक्वल्स टू I होता है। तो यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, और जिस पॉइंट पे ये I को काटेगा वो आपका सेविंग का दूसरा पॉइंट होगा, और सेविंग का हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो मतलब हमें सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच में। और अगर इंडिविजुअली क्वेश्चन आया था कि सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच को आप डायग्राम से रिप्रेजेंट करिए, ठीक है, तो डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इट इज़ क्वाइट ईजी, क्योंकि हमें अच्छे से पता है। देखो कर्व की नॉलेज होनी चाहिए बस, और कुछ भी नहीं है। आपको अच्छे से पता है I जो है वो फिक्स्ड है, तो I विल बी पैरेलल टू एक्स एक्स, ठीक है। यहाँ पर आपका AD तो नहीं है, यहाँ पर I एंड S मेजर हो जाएंगे, यहाँ पर आपका इनकम लेवल, और जो सेविंग है हमारा कहीं नीचे से स्टार्ट होता है, तो बस हम ऐसे सेविंग कर्व बना देंगे, और जिस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। सिंपल सी बात है, इतना कोई हाई फाई लॉजिक नहीं लग रहा है इसमें, कोई रॉकेट साइंस, बहुत सिंपल है। बस कर्व्स की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप सेविंग ऊपर से बना दोगे, ठीक है, तो वहीं पर टीचर गलत कर देगी, समझ जाएगी इसको नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट के। देखो इतना सही है इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम के जो क्वेश्चन है थ्योरी वाले कम आते हैं, ये मैं बता दूं आपको। इवन दो चैप्टर का ऑब्जेक्ट ही यही है, चैप्टर का क्रक्स ही यही है, फाइंड इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, लेकिन इसके क्वेश्चन कम आते हैं। इसी के ऊपर प्रैक्टिकल ज़्यादा आते हैं, वो 100% आते हैं। और नेक्स्ट क्लास में मैं सिर्फ और सिर्फ इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल, जो इनकम डिटर्मिनेशन में प्रैक्टिकल्स बन सकते हैं, मैं उसी को कराऊंगा, तसल्ली से कराऊंगा, ठीक है। तो जरा ध्यान रखिएगा उस पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं चैप्टर के। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, यार प्रीमियम कोर्सेज लाइव है एडुकैप्टन एप्लीकेशन पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और जो भी कोर्स अगर आपके मतलब का वहाँ पर चल रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और ऑब्वियसली आपके मतलब का ही चल रहा होगा, क्योंकि हम जो भी चीज़ें निकालते हैं बच्चों के मतलब की निकालते हैं, का सारी तरीके से तैयारी हो जाए। तो जितने भी अंडर ग्रेड लेवल पे एंट्रेंस एग्जाम होता है, एडुकैप्टन उसकी तैयारी करवाता है, ठीक है जी। ऑब्वियसली कॉमर्स वाला, क्योंकि कॉमर्स है एडुकैप्टन, जो पहचान है वो कॉमर्स के लिए है। लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स है, AI मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, हैंड रिटन फिजिकल बुक्स है, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट है, ठीक है, मेंटरशिप आपको मिलती है,
इसके अलावा 5 डेज मनी बैक गारंटी आपका ऑफर चल रहा है, जिसमें आप एनरोल करिए किसी पर्टिकुलर कोर्स अपनी ख्वाहिश का, और फिर 5 दिन तक अच्छे से, और अगर आपको लगे यार हाँ भाई चीज़ है इनमें, तो आप आगे कंटिन्यू करिए, वरना पैसा वापस। ठीक है। और रिजल्ट्स तो यार हमारे हर बारी की तरह एग्जाम्पलरी आ ही रहे हैं। 2022 AIR1C एडू कैप्टन का बच्चा, IP मैट 13, 24, 37 एडू कैप्टन का बच्चा, 30 प्लस शहीद सुखदेव, 30 प्लस SRCC, और टॉप कॉलेजेस में नॉर्थ कैंपस में तो भरे हुए हैं। 2023 में भी मोर देन 100-200 बच्चों के जो हैं, आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर क्योंकि अभी भी स्पॉट राउंड और ये सब चल रहे हैं, बट आई गेस 100 प्लस बच्चों के तो नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस में आया ही है। इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा बच्चे जुड़े ताकि वो चीज़ देखे जो नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेजेस में आपको देखने को मिलती है, कहीं नहीं मिलती। बढ़िया एम्बियंस, बड़े लोग, बड़े फैकल्टीज, सबके साथ आसपास बैठना, अपने आप आपका लाइफ में ना मोराल बूस्ट हो जाएगा, और जो अच्छा करना चाहते हो कर लो। चलो आ जाओ, तो अब चलते हैं डिफरेंट इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। यार इक्विलिब्रियम लेवल देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं, दो अप्रोचेस होती है, एक होती है क्लासिकल, एक होती है केनीजियन। ठीक है, थ्योरी या फिर स्कूल भी हम इसे बोलते हैं ऑफ इकोनॉमिक्स। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का मतलब ये नहीं कोई स्कूल है जो इकोनॉमिक्स पढ़ाता है, या कोई कॉलेज को रेफर कर रहा हूँ। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का मतलब होता है द थिंकिंग। ठीक है, कई इकोनॉमिस्ट इसको मानते हैं, कई इकोनॉमिस्ट इसको मानते हैं। ऑब्वियसली क्लासिकल में ही बड़े बड़े हैं, एडम स्मिथ और ये सब। केनीजियन में JM कीन्स तो हमारा है ही है। ठीक है, तो क्लासिकल बोलता है कि जो आपका इक्विलिब्रियम है वो सिर्फ फुल एम्प्लॉयमेंट में मिलता है। क्लासिकल बोलता है जो आपका इक्विलिब्रियम है वो सिर्फ फुल एम्प्लॉयमेंट पे मिलता है। लेकिन जो केनीजियन थ्योरी है वो कहती है कि भैया फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी मिलता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट पे भी मिलता है, एंड ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी मिल सकता है। ठीक है जी, तो ये 3 डिफरेंट लेवल होते हैं, और हमारे सिलेबस में केनीजियन आ रही है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो अगर मैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे देखूं तो जहां पर AD AS आपस में इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम है। और अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है तो यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब जितने भी हमारे यहाँ पर रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज, वो फुली एम्प्लॉयड हो रखे हैं, और हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम बढ़ा सकें, कैपेसिटी है कि हम बढ़ा सकें। सिमिलरली अगर मैं अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल देखता हूं, और उसमें क्या देखने को मिलता है मेरे को, कि जैसे अगर सपोज करिए ये आपका AD है, ये आपका AD है एट फुल एम्प्लॉयमेंट, ये आपका AD एट फुल एम्प्लॉयमेंट। जब इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होती है तो एग्रीगेट डिमांड इतनी। अगर मैं अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ तो एक बात बताओ, अंडर एम्प्लॉयमेंट दैट मीन्स लोग, कुछ लोग खाली बैठे हुए हैं, दैट मीन्स उनकी इनकम नहीं है, तो वो उतनी लेवल की डिमांड नहीं कर रहे होंगे, तो ओवरऑल जो डिमांड है वो कम आ रही होगी, ओवरऑल जो डिमांड है वो कम आ रही होगी इकोनॉमी में, तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल का जो है एग्रीगेट डिमांड कर्व हो गया। तो ये जो हमारा पॉइंट हो गया, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट, वेयर AS तो सेम ही रहता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट ओवर वो तो 45 डिग्री लाइन ही बनेगा। तो आप देखोगे जब अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है तो जो हमारा इनकम इक्विलिब्रियम आता है वो फुल एम्प्लॉयमेंट वाले से कम होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब लोगों की इनकम ही नहीं, अंडर एम्प्लॉयड है कुछ लोग, मतलब हमारी इकोनॉमी अंडर एम्प्लॉयड है, कुछ लोग खाली बैठे हैं अनएम्प्लॉयड। ठीक है, तो ये सिंपल सा है, और इसको हम आगे पढ़ेंगे, हमारा आगे काम आने वाला है डेफिशिएंट डिमांड, और इसको हम एग्रीगेट डिमांड और सॉरी एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ते भी हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की बात करें, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में क्या होता है। अब ऑब्वियस सी बात है, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली इट इज एन इमेजिनरी, ये एक्चुअली में तो हो नहीं सकता, जितने बंदे उससे ज़्यादा कैसे एम्प्लॉय कर लेंगे, बट एक इमेजिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जितने बंदे हैं उससे ज़्यादा हमने काम पे रखे हुए हैं। इमेजिनरी बस सोचना सर कैसे हो सकता है, बस फॉर द सेक ऑफ रिसर्चिंग या स्टडिंग हम देख रहे हैं। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया, लोग ज़्यादा एम्प्लॉयड है मतलब उनकी इनकम ज़्यादा, इनकम ज़्यादा तो डिमांड ज़्यादा करेंगे, तो अगर ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का एग्रीगेट डिमांड कर्व है तो ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट का ये होगा, और जो आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होगा यहाँ पर वो फुल एम्प्लॉयमेंट वाले से ज़्यादा होगा। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? ठीक है जी, इसी को हम देखेंगे, इसी को हम देखेंगे, यही हमारा एक्सेस डिमांड, ये हमारा डेफिशिएंट डिमांड आगे जाके बनेगा। ठीक है, so a situation where AD equals to AS and resources are not fully employed is known as underemployment equilibrium, and similarly where AD is equals to AS is beyond full employment level. In reality, actual output cannot go beyond full employment level in the economy, as the economy is already at the full employment and there is no idle capacity.
तो एनी इंक्रीज इन एडी विल लीड टू इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। यहाँ पर आप समझो जो हमारी शॉर्ट रन की वो होती है ना एजम्पशन, वो खत्म हो जाती है, क्योंकि और तो कुछ है नहीं भैया, फुल आउटपुट तो बढ़ नहीं सकता। हमने पढ़ा कि जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई है वो परफेक्टली इलास्टिक है, ठीक है। जब जब एग्रीगेट डिमांड चेंज होगा एग्रीगेट सप्लाई कॉरेस्पॉन्ड करेगा उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर तो फुल इंप्लॉयमेंट है तो आउटपुट और बढ़ नहीं सकता। दैट मीन्स हम शॉर्ट रन से लॉन्ग रन में आ गए। अब टेक्नोलॉजी लेवल चेंज होगा, प्राइसेस चेंज होंगे, बट नो इंक्रीज इन आउटपुट, ठीक है। आउटपुट नहीं बढ़ सकता अनलेस एंड अनटिल टेक्नोलॉजी चेंज। तो ये हमारा कंसेप्ट था अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड फुल एम्प्लॉयमेंट का। डेली प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आपके तैयार हैं, जल्दी से एप्लीकेशन आइए और इन्हें करिए, ठीक है जी। और एडुकैप्टन चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट एकेडमिक एज वेल एज नॉन एकेडमिक वीडियो, आजकल जो है ना स्मार्ट स्टडी का टाइम चल रहा है। आजकल सिर्फ वो किताबी पढ़ाई नहीं चल रही है, और स्ट्रेटेजीज कैसे बनाए, टाइम टेबल, या जी और कोई नोटिफिकेशन निकल रहे हैं क्यूईटी का, सीबीएसई का, तो वो सारी चीज़ें आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाती हैं जो कि है एडू कैप्टन। तो दूसरा करना ही नहीं है, गूगल करना ही नहीं, कुछ नहीं, एडू कैप्टन एप्लीकेशन, एडू कैप्टन चैनल सॉरी खोलेंगे यूट्यूब पर, सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी एकेडमिक एज वेल एज नॉन एकेडमिक, ठीक है। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।